बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूँ इजाज़ भट्ट। नाज़रीन, जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर पर जो परसों अदालत का एक डिसीजन आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ, और उसमें उन्हें 5 साल की नाअहली और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो उस सूरत-ए-हाल के बाद जो मुल्क की सियासी पोजीशन है वो बिल्कुल यकसर बदलती हुई महसूस हो रही है, और यहाँ पे इंसाफ के इदारों पे उसके बाद बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि इंसाफ के इदारे पूरी तरह इंसाफ करने में अभी तक नाकाम नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो मुल्की मईशत की सूरत हाल है नाज़रीन, वो आपको उसका अच्छे तरीके से इदराक है कि हमारी मुल्की मईशत किस तरफ जा रही है। और अगर मामलात देखे जाएं तो हुकूमत सिर्फ अपने मामलात को सुलझाने में लगी हुई है और अवाम का किसी को अब तक ख्याल नहीं है। अगर आप देखें, तालीम के मामलात, सेहत के मामलात और मईशत के मामलात बिल्कुल कहीं दूर दूर तक उनका शायबा तक नजर नहीं आता। इस सारी मौजूदा सूरत-ए-हाल पे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी साहब, जो कि मकतूब टेक्सला के राइटर भी हैं और प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड टेक्सला प्रेस क्लब के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो अदालती फैसला है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या जो ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये फैसला जो है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, तो क्या ये बात ठीक है किसी हद तक? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आपके सवाल से एक सवाल बनता है कि हमारी जुडिशरी की जो आलमी सतह पे जो इस वक्त रैंकिंग है उसकी क्या पोजीशन है, और इससे कबल जो है ना वो आज तक हमारे जितने भी अदालती फैसले हुए हैं तो उसके तनाजर में इसी को देखना जो है ना वो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हमारे मुल्क में कानून तो है लेकिन कानून की अमलदारी नहीं है। तो यहाँ हर अदारे को मैनेज किया हुआ है, उसको इंडिकेशन बाकायदा दी जाती है, बल्कि बाज फैसलों में तो ये बरमला लोगों ने और बहुत से शख्सियात ने, सियासी शख्सियात ने भी इस पे इतराफ किया है कि इस फैसले लिखना से कबल कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं और उनके अहकामात की रोशनी में यहाँ फैसले सादिर किए जाते हैं। इसमें आप देखें कि भुट्टो का आज तक अदालती कत्ल हुआ है। इसके अलावा जनाब आप किसी भी गिलानी साहब के साथ जो अशर हुआ 5 साल की जो नाअहली हुई, 5 साल की जो नाअहली हुई, और उसके अलावा जो आप देखें अगर इख्तलाफात से हट के नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, बाकी जितने भी सियासी कायदीन हैं उनके साथ जो हुआ, वो अदालतें तमाम फैसले जो हैं वो मेरी नजर में और जो इस मुल्क की जो बागडोर संभालने वाले लोग हैं, सियासी हैं, उनकी नजर में भी कोई भी फैसला ऐसा नहीं है कि जो अदालत ने आजादाना तौर पे कानून के मुताबिक लिया हो। और इसी तनाजर में आप अगर देखें तो हमारे जो अदलिया है उसका पूरी दुनिया में इस वक्त जो रैंकिंग में जो नंबर है वो गालबन इस वक्त जो है ना 167 नंबर पे हम हैं। तो देखें कि अदालत और अदल जो इस्लाम ने दिया है, इस्लाम के निज़ाम में जो मौजूद है, वो जो गैर मुस्लिम है उनके यहाँ तो नजर आता है, लेकिन हमारे यहाँ ये देखें कि हम जो है ना वो बददियानती में और स्पेक्ट्रम में इस वक्त जो है ना वो किस जगह पे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो इतनी जल्दी में फैसला दिया गया है, क्योंकि वो भी जो है ना वो बगैर किसी को सुने, बगैर गुमान के सुने, बगैर किसी सबूतों के, तो वो भी जो है ना इतनी जल्दी में दिया गया है कि इससे भी साबित होता है कि ये पहले से तयशुदा है, इसको नायल भी करना है, इसको इलेक्शन से आउट भी करना है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया भुट्टो साहब के कत्ल के बारे में, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली की बात की, उसके बाद अब इमरान खान साहब, तो आप समझते हैं कि ये जितने फैसले अदालतों से आए हैं इन 4 लोगों के, ये कंटेन फैसले थे, इन जजों को कंटेन किया गया था, प्रेशर था इनके ऊपर, और अगर प्रेशर था तो ये प्रेशर कौन लोग डाल रहे हैं? प्रेशर तो जैसे आजकल जुबान आम में है न्यूट्रल, तो हमारे मुल्क में जो है ना वो हमेशा से जो है ना वो ना नजर आने वाली नदीदा जो कुव्वतें हैं वो हुक्मरानी कर रही हैं और वही इस मुल्क को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। उसमें कुछ वेस्ट के चेले हैं
कुछ भी स्थिति नहीं है। तो अभी जो इस वक्त सूरत हाल है वो हर बंदा जो है ना, देखिए यहाँ उलमा से लेकर आम आदमी तक हर आदमी चाहता तो ये है कि हम पाकिस्तान में घुमाएं, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए सबकी यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जो है ना वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े, बाहर के मुमालिक। या मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है, तो तालीमी निज़ाम बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। अभी आप देखें ये इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का, हाँ जी, ये हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश। और इसके मुकाबले में आप देखें जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ तालीम जो है ना वो फोकस नहीं है उस पर, वो जो मगरबी ताकतें हैं, जो मगरबी सोच है उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे जो है ना वो एक अच्छा मुसलमान बनाने की बजाय हमें एक कुमाऊ पुत्र बनाने की जो है ना वो कोशिश की जाती है, और बस हमारे ज़हन में सिर्फ ये है कि हमें हुक्मरानी करनी है। अच्छा सर, आपकी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि अदारे जो हैं हमारे, बिलखुसूस ये जो इंसाफ का अदारा है ये कमज़ोर है, तो क्या आप नहीं समझते कि हमारे जितने सियासी हुक्मरान गुजरे हैं इस इदारे को कमज़ोर करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है? जी बिल्कुल उनका हाथ है जी। इसमें कोशिश की गई है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और नवाज शरीफ ने एक मिसाक किया था जिसके तहत ये कोशिश की गई थी, लेकिन उसको भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे जो सियासतदान हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। अब मतलब आप समझते हैं कि अब ज़रूरत इस बात की है कि इन अदारों को मजबूत किया जाए, ऐसा ना हो कि कोई भी शख्स इनके ऊपर मुसल्लत होकर अपनी मर्जी के फैसले दे सके। अच्छा सर, ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दर्ज करवा दी गई और यहाँ पे इस्लामाबाद में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, आप क्या देखते हैं ये जो फैसला, आपकी गुफ्तगू से भी पता चल रहा है कि आपको भी इस फैसले से इख्तलाफ है, तो क्या ये फैसला कल अदम करार दिया जाने लगा है इन कोर्ट्स की जानिब से? जी मैं समझता हूँ कि कोर्ट्स को उस सिलसिले में भी बाकायदा इंडिकेट किया जा चुका है और पूरा एक प्लान है कि हमने क्या करना है, लेकिन अब हम उसमें कुछ अपनी बात नहीं कर सकते क्योंकि ना हम उसके प्लानर हैं और ना ही कानून के मुताबिक जो है ना वो इक़दाम उठाए जाएंगे, बल्कि जो न्यूट्रल्स हैं, मैं ये समझता हूँ जो नदीदा कुव्वतें हैं वो ऑलरेडी जो है ना वो उनको इंडिकेट कर चुकी होंगी। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को यहाँ क्या अहमियत दी जाती है। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसले किए देखें, और उसमें जब हम ये देख रहे थे कि ये कोई कदम उठाया जाएगा, कोई फैसला ऐसा किया जाएगा कि जिससे अदालत की जो है ना वो गैर जानबदारी नजर आएगी, लेकिन उसको भी विरोध कर दिया गया। अच्छा सर, जो इमरान खान को भी नाअहल किया गया है 5 सालों के लिए और 3 साल जेल की सजा हुई है, तो उससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 2018 में 17 में ये सजा हो चुकी है। तो सर आपको इस नाअहली में जो इमरान खान साहब की हुई है और जो मियां साहब की, उसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? मसला ये है जी कि यहाँ हमारे पास में और हमारी भारतीयों के पास में कोई चीज नहीं है। हम जिसको समझते हैं कि ये हमारे लिए कारआमद है, हम उसके लिए राय भी हमवार कर लेते हैं, फैसले कलअदम भी हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानता बेशक मुल्क के लिए वो बेहतर हो, लेकिन देखा ही जाता है हमारे लिए क्या है। अगर हमारे लिए बेहतर है तो उसके लिए फैसले जो है ना फिर अंडर हैंड डीलिंग जिस तरह होती है इस तरह जो है ना वो कर लिए जाते हैं। तो नवाज शरीफ को नाअहल भी किया गया है, अभी अहल भी हो गया है और एक प्लानिंग के तहत उसको पाकिस्तान में भी लाया जा रहा है, लेकिन नवाज शरीफ अभी इन लोगों पर भी इत्मीनान नहीं कर रहा। जब तक उसे कोई खास इंडिकेशन नहीं होगी, खास कुव्वतें उसको इंडिकेट नहीं करेंगी, उसको यकीनदानी नहीं कराएंगी, उसको जमानत नहीं देंगी, उस वक्त तक जो है ना वो पाकिस्तान में वो नहीं आएगा। आप देखिए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान उसका भाई कत्ल हुआ और एजेंसियों ने कत्ल किया, सामने ज़ाहिर है, साबित भी हो चुका है। तो अब शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म होने के बावजूद नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि कुछ कुव्वतें जो है वो शहबाज शरीफ को तो इस्तेमाल कर रही हैं और कर सकती हैं, लेकिन नवाज शरीफ में कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो भी अपनी जिद का पक्का है। अच्छा सर, आपने इलेक्शन मैनेजमेंट की बात की, तो क्या आप समझते हैं कि अवाम अब इतने बाशऊर हो चुके हैं कि वो इलेक्शन मैनेज नहीं करने देंगे? आपको लगता नहीं है कि अवाम बाशऊर हो गए? देखिए जी, अवाम पहले भी बाशऊर है। अवाम कभी भी, अवाम में जो शऊर है वो सदा है।
لیکن وہ شعور کیا کرے گا جب آپ آلریڈی کسی چیز کو پلان کر کے بیٹھے ہوں گے. اس سے قبل بھی عوام نے کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں کیا. عوام غلط فیصلہ نہیں کرتے, لیکن اس فیصلے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. لوگ ووٹ ڈال کے آتے ہیں, جب دیکھتے ہیں تو ڈال. اب دیکھیں نا, اس میں الیکشن میں جو ہوتے ہیں وہ جناب مقصد غائب ہو جاتے ہیں, ریٹرننگ افسر غائب ہو جاتے ہیں, 2 دن نہیں ملتے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ عوام تو باشعور ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن عوام کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. عوام کیا کر سکتی ہے؟ اب دیکھیں کہ اب 9 مئی کا میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سارے سلسلہ ہے وہ بھی ویل پلان تھا. اس پلاننگ کے تحت جو ہے نا وہ عمران خان کو جو ہے نا وہ عوام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ابھی تک وہ عوام سے عمران خان کو دور نہیں کر پائے اور نہ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے نا وہ عوام باشعور ہے, لیکن جو ہے نا وہ یہاں ہر چیز مینیج کی جاتی ہے. تو جب تک غیر جانبدارانہ اور 1971 کی طرح غیر جانبدارانہ منصفانہ الیکشن نہیں ہوں گے, تب تک عوام کے ووٹ کی قیمت نہیں وصول ہو سکتی. تو اب سمجھتے ہیں کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ہر طرح سے جس طریقے سے بھی اگر الیکشن مینیج کیا جاتا ہے تو وہ اس مینجمنٹ کو روکیں اور جو اپنا ان کا طریقہ کار ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. کہاں سوچے گی عوام, کیا کرے گی عوام؟ عوام میں تو طاقت ہی نہیں رہی, انہوں نے جینے کی سکت ہی نہیں چھوڑی. اب دیکھیں کہ اس وقت جو غربت کا حال ہے وہ اس وقت مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہی ہیں, بچوں کو زہر دے رہی ہیں, پھانسی لگ رہے ہیں. یہ خودکشیاں تو سر عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہی تھی, اور مہنگائی تو اس وقت بھی بہت عروج پہ تھی. جو نواز شریف یا مسلم لیگ کے دور میں جو ریٹ تھا, اگر آپ دیکھیں جب عمران خان چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ کتنا ہائی ہوا ہے. دیکھیں یہ عمران خان کے اور اس دور میں آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا قیمتیں تھی, اب کیا قیمتیں ہیں. عمران خان نے ایک پلان کیا تھا اور اس پلاننگ کے تحت اس نے آہستہ آہستہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا. اور اگر اس کو ٹائم ملتا تو یا تو وہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیتا یا وہ اس حالت میں چلا جاتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. لیکن حکومتیں اس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتی, اور موجودہ جو سیٹ اپ آیا ہوا ہے PDM اس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتی. وہ مورے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں کہ کہیں جو ہے نا وہ باغی ہو گئے, یہ جو ہے نا وہ ہم سے علیحدہ نہ ہو جائے. اچھا سر, ذرا اب حلقے کی سیاست پہ آتے ہیں. NI 63 ہے ہمارا حلقہ, جہاں سے غلام سرور خان صاحب کے بیٹے منصور یاد خان صاحب الیکٹ ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ. اب چونکہ غلام سرور خان تحریک انصاف چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ان کے بیٹے بھی اور ساتھ میں ان کے بھتیجے عمار صدیق خان بھی جو کہ PP 19 کے MPA بھی ہیں, تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ان کے چھوڑ کر جانے سے, ابھی تک انہوں نے کسی پارٹی میں شمولیت کا اعلان نہیں کیا, لیکن کیا ان کے چھوڑ کر جانے سے حلقے کی سیاست پہ کون سے ایسے اثرات ہیں جو مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ لیکن میرے خیال میں ابھی تک ہمارے اس علاقے میں, ہمارے حلقے میں نظریاتی الیکشن نہیں. ہمارے ہاں جو سسٹم جا رہا ہے, اس سسٹم میں دھڑا بندی ہے, اور اسی دھڑا بندی کے تحت جو ہے نا وہ سابقہ الیکشن بھی ہوئی. آپ ان کو دیکھیں, اب یہاں جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 قوتیں جو ہے نا وہ برسر احمد رہی ہیں, ایک سرور خان گروپ اور چودھری نثار گروپ. باقیوں کی جو حیثیت ہے وہ ایک دم چھلوں والی حیثیت ہے. کسی کی بھی یہاں کوئی مطلب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ کوئی بندہ ناراض نہ ہو کام کا. جو یہ 2 قوتیں رہیں گے, چودھری نثار کو اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا سول اسٹیبلشمنٹ, وہ خالصتاً بندہ تھا, اس کو یہاں لایا گیا اور الیکشن ہوئے تو اس کے ساتھ تھوڑے سے گروپ بن گئے. لیکن بدقسمتی سے چودھری نثار وہ اپنے دھڑے, وہ اپنے گروپ قائم نہیں رکھ سکا. اس کا اپنا مزاج ہے, وہ اپنی ذات میں خود حکمران ہے, وہ کسی کی بات نہیں سنتا. لیکن جب جو بھی اس نے کام کروائے ہیں, جتنی بھی ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں, وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے خود بھی بولتے ہیں. یہاں سرور خان کا ایک دھڑا ہے, ایک گروپ ہے. اس سے قبل بھی سرور خان صاحب کئی پارٹیاں چھوڑ چکی ہیں اور کئی پارٹیاں انہوں نے جوائن کی ہیں. تو اس سے میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ابھی تک جو خان صاحب نے
कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, वो भी सिर्फ इस वजह से नहीं की है कि ताकि मेरे धड़े जो है, मेरे ग्रुप वो ना टूटे। और आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश कर रहे हैं अपने धड़े को, अपने ग्रुप को अपने साथ नजरियाती तौर पे नहीं मैं कहूँगा, बल्कि वो उसी ज़हनी आमांगी के लिए। और एक दिन ऐसा ही आएगा, जिस तरह पहले भी होता रहा है कि खान साहब बुलाते हैं अपने ग्रुप को, अपने धड़े को, अपने दोस्तों को बुला के डिसाइड तो पहले से किया होता है, नो डाउट, लेकिन उनको इत्मीनान में लेते हैं, इत्मीनान में लेके फिर वो ऐलान कर देते हैं। जब इत्मीनान में लेके ऐलान करते हैं तो वो लोग लामाना फिर वो समझते हैं कि ये हमारे मशवरे पे हुआ है, तो वो उनका साथ देते हैं। अभी देखिए ना कि सरवर खान ग्रुप को जिसने भी छोड़ा है, जो भी इनसे अलग हुआ है, इससे पहले आप देखें कि यहाँ चौधरी कमरान असलम वो इनके साथ था, सवाई इलेक्शन उन्होंने लड़ा, कामयाब हुआ, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बना, लेकिन जब इनके इख्तलाफात हुए, वो अलग हुआ, तो वो बेचारा खत्म हो गया। इसी तरह मलिक साहब की भी, मलिक तैमूर साहब की जो पोजीशन है, उन्होंने भी जो है ना वो इख्तलाफ किया, अपना ग्रुप बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजर में जो है ना वो तैमूर जो है वो इस सिलसिले में कामयाब। सर मलिक तैमूर साहब तो ऐलान भी कर चुके हैं कि वो NA63 से टिकट लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। यहाँ हमारे इलाके में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ ना नजरियाती वोटर बहुत कम है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव के जो अंदर के लोग हैं, बैरियर के अंदर के लोग हैं, तो शायद कुछ नजरियाती वोट दें, लेकिन हमारे यहाँ जो देही इलाका है, यूनियन कौंसलें हैं, हमारी 10 यूनियन कौंसलें हैं, तो इसमें जो है ना वो इस वक्त तक सरवर खान इंतहाई मजबूत है और वो धड़े जो है ना वो उसका साथ दे रहे हैं, और वो इलेक्शन जो है ना वो उसी प्लानिंग के तहत। सर आप नहीं समझते कि जब अगर मलिक तैमूर मसूद अकबर NA63 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेते हैं और गुलाम सरवर खान साहब जो कि पहले भी आज़ाद आ चुके थे वो दोबारा आज़ाद आ जाते हैं, तो क्या इसको नून लीग का फायदा नहीं मिलेगा? लेकिन नून लीग की जो पोजीशन है वो भी थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है कि नून लीग में जब वक्त आया तो जो मौजूदा नून लीग के उहदेदार हैं, कैंडिडेट्स हैं, ये लोग कहाँ खड़े थे? ये तो जीप में बैठे हुए थे तो इंसार के साथ, और छोड़ के चले गए मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून को। तो अब लोगों को नजर आ रहा है, अब इसमें मुस्लिम लीग नून में भी चंद ऐसे लोग हैं जो नजरियाती भी हैं और धड़े के भी हैं, जिन्होंने इंतहाई मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया है, गुलसूम का साथ दिया है, उसके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन देखें कि अब पार्टी जो क़यादत है, आला क़यादत है, उसको रुख क्या है? वो भी कहते हैं ना कि वो भी वक्ती तौर पे जो है ना वो हर चीज को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर मुस्लिम लीग नून अच्छे तरीके से उसको मैनेज करे और अपने उन नजरियाती कारकुनों को, अपने उन कारकुनों को जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है, उनको अगर वो साथ लाएंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा, वरना इसी तरह दे रहे हैं। चले अच्छा सर, अब ये है कि आपका जो टेक्सला सिटी है, टेक्सला सिटी ले लें या उसके साथ मुल्का देहात वगैरह ले लें, इसी के बिल्कुल साथ है वाकेंट। वाकेंट इतना तरक्की याफ्ता है और टेक्सला उसके मुकाबले में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो ऐसा क्या है कि वाकेंट के लोगों ने वाकेंट को तो तरक्की करने दिया और टेक्सला के लोगों ने इनसे सबक नहीं सीखा और टेक्सला काफी पीछे रह गया? लेकिन यहाँ दो सिस्टम है, PF का अपना एक सिस्टम है, टेक्सला का अपना सिस्टम है। इस तरह भी कह सकते हैं कि टेक्सला की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ जो है ना वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रही है, जिसने एजुकेशन पे बहुत फोकस किया है। यहाँ आला तालीमी इदारे बने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने उसकी मेहनत की है। इसी वजह से आप जब बैरियर के अंदर आए तो अलग दुनिया है, बैरियर के बाहर सरायकाला चौक में आप चले जाएं, जिसको शहीद चौक या खतरनाक चौक कह रहे हैं, उसमें जाए तो आपको अलग दो कीमतें नजर आएंगी। इसी तरह इनकी सोच भी इसी तरह की सोच है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि ये अडनस का जो इलाका है वाकेंट का, ये कभी मनी लड़काना होता था, आज लड़काना। तो मैं ये समझता हूँ कि आस्ता आस्ता लोग यहाँ वाह में भी बजाय नजरियाती जमातों के जो धड़ाबंदी है या ग्रुप है उसी का शिकार हो गए, क्योंकि जब तक वो उस धड़े में या ग्रुप में नहीं जाएंगे उनके काम नहीं। सर इसका आपकी बातों से ऐसे पता चल रहा है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है, जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, वो ज्यादा बेहतर सोचती है अपने लोगों के लिए जितना कि सिविल सोचती है। ये साबित हो रहा है ना
کہ واقعا زیادہ ترقی یافتہ اس لیے ہو گیا ہے کہ وہاں کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتی ہے، ایفرٹس کرتی ہے، اور ٹیکسلا اس لیے پیچھے رہ گیا کہ یہاں کے رہنے والوں نے، یہاں کے باسیوں نے، یہاں کی لیڈرشپ نے ٹیکسلا کو پیچھے کر دیا. دیکھیں آپ برٹش گورنمنٹ کا دور دیکھیں. برٹش گورنمنٹ میں جب ہندوستان میں وہ تھے تو جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان کے ذہن میں پلاننگ تھی، انہوں نے مستقل حکمرانی کرنی تھی. لیکن یہاں کیا ہے، یہاں جو وقت ہو رہا ہے، پی ایف میں جو ایڈمنسٹریشن آتی ہے وہ مستقل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ 3 سال کی یا 5 سال کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ٹیکسلا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صبح کہاں ہوں گے، جن کو اپنا نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں رہیں گے، کل ہمارا کیا ہے. تو اپنے آج کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، عوام کی دلچسپی نہیں. چلے سر، یہ چیز بھی ہے، ویسے بھی لوگ شکوا کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی فوجی حکمران آ جاتا ہے تو ملک تیزی سے ترقی کرتا ہے، اور اگر کوئی سول گورنمنٹ آتی ہے تو ملک کی ترقی رک جاتی ہے اور غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کا سید مشتاق حسین صاحب. یہ تھے سید مشتاق حسین نقوی صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور اب ناظرین، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ نے فیصلہ صحیح کیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی طاقت جو آپ کو اور آپ کے ملک کو ترقی کرنے سے روک سکے. لیکن اگر آپ کا فیصلہ آپ کے دل اور آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا، کسی اور کی مرضی کے مطابق ہوا، تو آپ کا انجام یہی ہونا ہے جو اس وقت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.